सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। स्टूडियो में मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज अंशुमान जी का जन्मदिन भी है। सर, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गुरुवार को हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि यूरोप रूस पर अपनी गैस की निर्भरता को कम करेगा और सप्लाई बढ़ाई जाएगी। मनी सेंट्रल की इस खबर पर मोहर लग गई है। जी हां, आज जब हम मनी सेंट्रल रिकॉर्ड करने आ रहे थे, ठीक उसी समय यह खबर आई कि जर्मनी अपनी गैस निर्भरता को कम करेगा। सर, क्या और फाइन प्रिंट्स हैं इस खबर के? शुभम, जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे पिछले 2-3 हफ्तों से कि रूस की जान जिस ताकत में बसती है, वो ताकत उसके परमाणु हथियार नहीं बल्कि वो गैस पाइपलाइनें और वो तेल है, जिसके कारण यूरोप पर दबाव था। और कल हमने विस्तार से बताया था कि जब बाइडेन अमेरिका से निकले थे तो 2 चीज़ें हुई थी। एक, उन्होंने अमेरिकी गैस एक्सपोर्ट बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसको लेकर अमेरिका बहुत रिजर्व रहा है। और दूसरा, दुनिया के मैरीन ट्रैफिक के बता रहे थे कि एक बड़ा आर्माडा, एक बड़ा बेड़ा जहाज़ों का एलएनजी लेकर यूरोप के लिए की तरफ चल चुका है। लंबी जद्दोजहद के बाद ब्रसेल्स में यूएस और ईयू के बीच में गैस सप्लाई को लेकर एक बड़ा समझौता हो गया है। और इस समझौते के साथ रूस के लिए गैस और तेल के बाजार के दरवाजे पूरी तरह बंद हो जाएंगे, इस बात की संभावना दिखाई देती है। समझौता यह है कि इस साल के अंत तक अमेरिका एलएनजी की सप्लाई को 15 बिलियन क्यूबिक मीटर करेगा, जो मौजूदा सप्लाई का कम से कम 2 से ढाई गुना ज़्यादा है। और 2030 तक वो 50 बिलियन क्यूबिक मीटर तक की सप्लाई यूरोप को देख करेगा। और इस सप्लाई के कारण अब यूरोप के देशों को, खास तौर पर जर्मनी, इटली और हंगरी को रूस की गैस पर या रूस की सप्लाई पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ताज़े आंकड़े हमारे पास हैं उसके हिसाब से ये तैयारी कम से कम पिछले 3 महीने से चल रही थी। अगर इस चार्ट को आप देखें तो इस चार्ट के हिसाब से दिखाई देता है कि अमेरिका, कतर और रशिया, ये 3 बड़े सप्लायर हैं जो यूके और जो यूरोप के देश हैं, U27 देश हैं, उनको गैस की सप्लाई करते हैं। पिछले जनवरी तक यूरोप को गैस की सप्लाई में अमेरिका का हिस्सा लगभग 26% हो गया था, बढ़ते हुए ये 70% गैस की सप्लाई संभालते हैं। व्यूह रचना कुछ इस तरह की थी शुभम कि अमेरिका और कतर ये दोनों आगे आकर एलएनजी की सप्लाई यूरोप को बढ़ाने की कोशिश करें। हमने एक मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि जर्मनी और कतर के बीच गैस की आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ है और इस समझौते के बाद ये पूरी प्रक्रिया तय हुई और अब एक तरह से अमेरिका ने यूरोप के लिए गैस आपूर्ति की गारंटी ले ली है। 50 बिलियन क्यूबिक मीटर तक की गैस की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। अमेरिका के सारे बड़े पोर्ट्स और बड़ी गैस कंपनियां एलएनजी का एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगी और यहां से लड़ाई का वो अंतिम चरण शुरू होता है जिस ऊर्जा युद्ध की बात हम लगातार कर रहे थे। और यदि जर्मनी इस साल जून तक 50% आपूर्ति की निर्भरता रशिया पर घटा देता है और इस साल के अंत तक बाकी देशों की भी निर्भरता घट जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के लिए तेल और गैस के आधार पर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। और मनी 9 और मनी सेंट्रल की पूरी कोशिश यही रहती है कि दर्शक अपने दर्शकों को दरअसल सबसे आगे रखें और वो जानकारी जो आज जिस पर मोहर लगी है आधिकारिक तौर से, ये अगर आप मनी सेंट्रल के पहले एपिसोड देखें, रूस अमेरिका में एनर्जी वॉर, रूस का खेल खत्म, ये सारे एपिसोड अगर आप रिविजिट करेंगे और देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि आज जो बात कही जा रही है, जिस बात के आधिकारिक बयान, आधिकारिक दस्तावेज हमारे सामने आ रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं अंशुमान जी ने पहले कही थी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ रात भर में, कल शाम तक की ये चर्चा है, जब हम मनी सेंट्रल देख रहे थे तब तक कोई यूरोपीय देश एकमत नहीं हो पा रहे थे। कुछ यूरोपीय देश तैयार थे, कुछ एकमत नहीं हो पा रहे थे कि रूस की गैस पर, तेल पर निर्भरता खत्म की जाए। अचानक रात में ऐसा क्या हो गया? वो कौन सा प्लान था जो एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद सब एकमत हो गए? हाँ शुभम, कल शाम तक, रात तक जो हमारे सोर्सेज थे ब्रसेल्स में और बाकी जगह, वो ये बता रहे थे कि 3 देश प्रमुख रूप से रूस की आपूर्ति को स्पष्ट रूप से बंद करने या सीमित करने, तेल और गैस की आपूर्ति को कटौती पर राजी नहीं थे, जिसमें जर्मनी है जिसकी करीब 40% के आसपास डिमांड वहाँ से पूरी होती है, दूसरा हंगरी है और तीसरा इटली है। इन 3 देशों को आपत्ति थी कि अगर रूस की गैस की आपूर्ति रोकी जाएगी तो उसका अल्टरनेट क्या होगा।
ट्रिगर कहां से आया पूरे समझौते में? वो यहां से आया कि कल जब पुतिन की सरकार ने घोषणा की कि जो अनफ्रेंडली देश हैं वो अगर रूस से गैस खरीदेंगे तो उन्हें रूबल में भुगतान करना होगा, और यहां से वो पूरा का पूरा जो चर्चा थी वो दूसरे रास्ते में निकल गई। स्वाभाविक सी बात थी, उनका इशारा जर्मनी, इटली और इन देशों के लिए था जो नाटो के सदस्य भी हैं और प्रतिबंधों का हिस्सा हैं। केवल तेल और गैस का हिस्सा खुला हुआ है जहां से वो सप्लाई करते हैं। स्वाभाविक सी बात थी कि यूरोप के देश आखिर रूबल क्यों खरीदेंगे, रूबल की परचेज क्यों करेंगे और रूबल खरीदकर उसमें गैस और तेल का भुगतान क्यों करेंगे। ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। जो चर्चा हुई ब्रसेल्स में, जो सूत्रों के हवाले और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आधार पर जो पता चल रहा है कि 27 देशों के नेताओं ने बैठकर उसके बाद यह तय किया कि अमेरिका की जो एलएनजी सप्लाई है उसके आधार पर सर्दियों के लिए बड़े रिजर्व्स तैयार किए जाएंगे। एलएनजी के टर्मिनल्स की कैपेसिटी बढ़ाने पर काम दिसंबर से ही शुरू हो गया था, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो एलएनजी के जो टर्मिनल्स बनाए जाएंगे और जो शिप से एलएनजी आएगी उसके लिए विंटर के रिजर्व बनाए जाएंगे। रशियन तेल पर सप्लाई पहले सीमित की जाएगी, जो जर्मनी की तरफ से संकेत है कि 50% की जाएगी। धीमे धीमे गैस पर सप्लाई भी काटी जाएगी। तो अब एक तरीके से ये एनर्जी वार का मोर्चा पूरी तरह स्पष्ट हो गया। अमेरिका खुलकर यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है और उसका एक बड़ा प्लान कल डिस्कस हो गया है, जिसमें कि इस साल मौजूदा सप्लाई की कम से कम 3 गुनी और फिर ये बढ़ोतरी लंबे समय तक जाएगी। इसका एक मतलब और शुभ हमारे लिए ज़रूरी है समझना, हमारे लिए और बाकी दुनिया के लिए। 2030 तक का लक्ष्य इस समझौते में रखा गया। 2030 तक अमेरिका की सप्लाई लगभग रूस की आपूर्ति को बाहर कर देगी, ऐसा माना जा रहा है। जो चार्ट के जो संकेत हमें मिल रहे हैं। या दूसरा बड़ा देश कतर होगा जहां से गैस की सप्लाई आएगी। और इससे यह समझ में आ रहा है कि नाटो देश रूस के आर्थिक प्रतिबंधों को बहुत लंबी सीमा तक चलाने के लिए तैयार हैं और रूस की जो इकोनॉमिक मार्केट से रूस को पूरी तरह अलग करने का जो प्लान है, वो प्लान ये है कि 2030 तक बिल्कुल रूस के सारी एनर्जी सप्लाईज मार्केट में रोक दी जाए। इसका असर हमें बाजारों पर ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि बाकी अन्य देश जो रूस से सप्लाई लेते हैं, जैसे चाइना एक बड़ा गैस बायर है, वो क्या करेगा उस पर निगाह रहेगी। और कल हमने ये बोला था कि जब अमेरिका, जैसा अंशुमन जी ने अपनी बातचीत में कहा कि अमेरिका की गैस अब यूरोप के देशों तक पहुंचेगी, तो आप मनी 9 की ट्विटर टाइमलाइन अगर विजिट करेंगे तो आपको एक एपिसोड मिलेगा कि अमेरिका को मिला बड़ा मौका। तो अमेरिका का बड़ा मौका दरअसल यही था कि अमेरिका की गैस को यूरोप का बड़ा बाजार एकदम खाली मिल जाएगा, क्योंकि रूस की गैस पर निर्भरता कम करने का आधिकारिक कदम उठा चुका है। यूरोप के सारे देश एकमत होकर ये कदम उठा चुके हैं। तो ये थी हमारी एक खबर पर मोहर, जिस पर हमने जायजा लिया कि क्या हमने कहा था और क्या हुआ, और आज मनी सेंट्रल में क्या खास है, इसके लिए देखिए ऑन द शो। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस के गोल्ड का क्या होगा। जी हां, यहां पर एक बड़ी खबर आई है कि रूस के गोल्ड को फ्रीज कर दिया गया है। दुनिया में गहराने लगा खाद्य आपूर्ति का संकट। कौन करेगा भारत की तेल कंपनियों का घाटे की भरपाई? क्या फिर बंद होंगे रिलायंस के पेट्रोल पंप? चलते चलते चर्चा होगी आरबीआई को क्यों नहीं दिखती महंगाई, और क्रिप्टो तेरा क्या होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप के देशों ने प्रतिबंधों का शिकंजा और कस दिया है। जी हां, ये खबर अभी आई, लेकिन इससे पहले भी ये शिकंजा एक तरह से और कसा गया था, और वो तरीका ये था कि रूस के गोल्ड रिजर्व को फ्रीज करने पर चर्चा शुरू हो गई है। यानी रूस के सेंट्रल बैंक के साथ गोल्ड के जरिए लेन देन पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि अमेरिकी नागरिक और गोल्ड कारोबारी रूस के साथ गोल्ड में कोई लेन देन नहीं करेंगे। गोल्ड फॉरेक्स रिजर्व का एक अहम हिस्सा है। रूस के पूरे फॉरेक्स रिजर्व में करीब 21% हिस्सेदारी जो है वो गोल्ड की है, और ये करीब 2298.5 टन, मतलब मोटा मोटा 2300 टन मान लीजिए, सोना गोल्ड रिजर्व में रखा है। सर, इस पाबंदी का मतलब क्या है? गोल्ड रिजर्व में गोल्ड रखा है, गोल्ड तो पूरी दुनिया में एक सा गोल्ड है। यहां तो आप ये नहीं कह सकते कि रूस का गोल्ड और भारत का गोल्ड, गोल्ड तो पूरी दुनिया में एक सा है। तो ये फ्रीज का, इस पाबंदी का मतलब क्या है? इस फ्रीज और पाबंदी का मतलब ये कि इस बात के संकेत थे कि रूस कई देशों के साथ ट्रेड में या सामानों के कारोबार में करेंसी के तौर पर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके संकेत मिल रहे थे। करीब 100 से 140 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन के हिसाब से गोल्ड रिजर्व रूस के पास है, जो कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। जैसे ही स्विफ्ट सिस्टम से रूस बाहर हुआ और डॉलर के ट्रेड में या रूबल के ट्रेड से उसे बाहर किया गया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, गोल्ड एक इंपॉर्टेंट रास्ता था जिसके जरिए रूस ट्रेड कर सकता था। और
और इस बात की संभावना को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने और यूके ने और यूरोप और ईयू के देशों ने डिसाइड किया कि अब कोई भी ट्रेड गोल्ड के जरिए भी नहीं हो पाएगा। और ये एक बड़ा प्रतिबंध, और ये अपने तरीके का पहला प्रतिबंध है शुभम। इस हाल फिलहाल के दशकों में गोल्ड रिजर्व्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगाना बहुत ड्रास्टिक और बहुत बड़ा प्रतिबंध है। हमें याद होगा कि जब रूस पर को स्विफ्ट से बाहर किया गया था, रूबल में तेज गिरावट आई थी, तब रूस के सेंट्रल बैंक ने अपने गोल्ड को लेकर काफ़ी इस्तेमाल शुरू किया था। और पिछले सालों में रूस ने बड़ा गोल्ड रिजर्व कलेक्ट भी किया था। ये माना जा रहा था कि अगर कोई समस्या होती तो उसकी वार चेस्ट है। लेकिन अब अगला हमला स्विफ्ट सिस्टम के बाद गोल्ड के इस्तेमाल पर हुआ है, यानी इस गोल्ड के भुगतान के जरिए कोई चीज़ खरीदने पर पाबंदी रहेगी, और इस गोल्ड की मदद से अगर रूबल को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी तो उस पर भी पाबंदी रहेगी। बिल्कुल सर, एक चीज ये समझ में नहीं आई कि ये पाबंदी लगाई कैसे जाएगी। ठीक है, लेन देन बंद हो जाएगा, या और क्या क्या रास्ते होंगे जिनसे ये पाबंदी की जो पूरी प्रक्रिया है पूरी की जाएगी? अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने और यूरोप के वित्त मंत्रालय ने दुनिया भर के गोल्ड डीलर, गोल्ड ट्रेडर्स और गोल्ड एक्सचेंजेस को आदेश जारी कर दिए हैं कि रशिया से आने वाले या रशिया की तरफ से आने वाले किसी गोल्ड में ट्रेड ना किया जाए। और यही वो पाबंदी है जहां से रूस के पास उपलब्ध गोल्ड ट्रेडिंग से बाहर हो जाएगा। यानी एक देश का सोना किसी तरह से खरीद बिक्री में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ऐसा ही रूस के फॉरेक्स रिजर्व के साथ हुआ है कि रूस के पास डॉलर है, डॉलर इनवैलिड नहीं हुआ, पर रशियन डॉलर जब भी रशियन सिस्टम से बाहर आएगा तो उसे दुनिया मान्यता नहीं देगी, ट्रेड में शामिल नहीं करेगी। तो इस तरह से अगर आप देखो कि $630 बिलियन के आसपास का फॉरेक्स रिजर्व था रशिया का, जिसमें 20% गोल्ड था और बाकी हार्ड करेंसी डॉलर और बाकी करेंसीज थी। एक तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी में अब सारी चीजें चोक हो चुकी हैं। और जो आखिरी बड़ा फैसला था कि अब यूरोप को नहीं चाहिए रूस का तेल, गैस, इस पर भी निर्णय आज हो गया। सर, फिर रूस पर इसका असर क्या होगा? मान लीजिए डॉलर पहले नहीं चल रहे थे, गोल्ड अब नहीं चल रहा है, तो अब इस पर रूस की अर्थव्यवस्था पर देखिए, रूस पर इसका असर क्या होगा? रूस लगभग बिखर रहा है आर्थिक रूप से। बहुत सारी अलग अलग खबरें आ रही हैं। रूस के लिए एक आखिरी उम्मीद ये थी कि अगर ये गैस की पाइपलाइंस और तेल का बिजनेस खुला रहता तो थोड़ा लेन देन होता रह सकता था रूस की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन अब ये निर्णायक है। अब इसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था के लिए वापस खड़े होने का कोई संभावना नहीं दिखाई देती। और इस प्रतिबंध के बाद तो रूबल की क्या दशा होगी जब भी बाजार में ट्रेडिंग शुरू होगी, हमारा कहना मुश्किल है। लेकिन एक तरह से रूस अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है और उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा नुकसान, इन फैसलों का बड़ा नुकसान रूस के लोगों को रूस की जनता को उठाना पड़ेगा। रूस का पूरा इतिहास इस तरह के गलत फैसलों और आर्थिक नुकसान, अपने देश के लोगों को होने वाले आर्थिक नुकसान से दरअसल भरा पड़ा है। और एक बार फिर रूस के लोग एक अजीब सी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि जिनके पास दुनिया में सबसे अच्छा रिजर्व है, दुनिया में सबसे अच्छा तेल है, गैस है, लेकिन आर्थिक रूप से वो बिल्कुल उनके पास कोई आर्थिक क्षमता नहीं बची है और अब सर्वाइवल के सवाल है। सर्वाइवल का सवाल है। चलिए, रूस यूक्रेन युद्ध का एक दरवाजा महंगाई में भी खुलता है। जी हाँ, महंगाई तो बढ़ ही रही थी, अब महंगाई के बाद कुछ और बड़े संकट भी इस युद्ध की वजह से सामने आने लगे। दुनिया के कुछ देशों के सामने खाद्य आपूर्ति का संकट गहरा सकता है। जी हाँ, 20 से 21 करोड़ का गेहूं निर्यात बाजार है, जिसमें रूस और यूक्रेन 6 करोड़ टन का गेहूं सप्लाई करते थे। अब ये सप्लाई ठप हुई। गेहूं के अलावा भी अगर आप देखें, मोटे अनाज का जो कुल निर्यात है 24 टन का, उसमें भी करीब 5 करोड़ टन की सप्लाई इन्हीं देशों से होती थी। 4 करोड़ टन का मक्का और 1 करोड़ टन का जौ निर्यात भी ये दोनों देश मिलकर करते थे। अब जब गेहूं नहीं आएगा, जब मक्का नहीं आएगा, जब जौ नहीं आएगा, तो ये जिन बाजारों में जाता था, जिन देशों में जाता था, वहां ऐसा तक मान रहे हैं कि भुखमरी जैसी स्थिति भी बन सकती है। सर, ये बड़ा संकट है, मतलब ये अपने आप में अगर आप संवेदनशीलता देखें इसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर लोग खाने के लिए तरसने लगेंगे। आपको क्या लगता है, अगर युद्ध आज रुक जाए, मान लीजिए आज शाम को घोषणा हो जाए युद्ध नहीं होता है, क्या इस संकट को टाला जा सकता है? कम से कम 1 साल तक नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह रूस नहीं है, वजह यूक्रेन है। यूक्रेन का करीब 80% अनाज, शुभम, यूक्रेन के जो पोर्ट हैं, जो ब्लैक सी में खुलते हैं, ओडेसा है और माइकोल अवीव है और चोर्नोमोनस्क है, ये जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, यहाँ से सारा अनाज ब्लैक सी से होते हुए, मेडिटेरेनियन से होते हुए अफ्रीका के बाकी देशों तक जाता है। ये पोर्ट्स, ये जो बंदरगाह हैं, ये रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। और यहाँ जहाज़ों का आना जाना बंद है। और इसलिए ब्लैक सी के इलाके में जो शिपिंग लाइंस के किराए हैं वो 400% तक बढ़ चुके हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इस रशियन यूक्रेनियन जोन से जितने शिप मूव करते थे, जो ताजा आंकड़ा है उस हिसाब से पिछले साल मार्च के महीने में पहले 2 हफ्तों में 220 शिप अनाज लेकर मूव कर रहे थे। अब उनकी संख्या घटकर 70-75 के आसपास आ गई है। अब ये पूरा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के अंदर डैमेज हुआ है बॉम्बिंग से, कि उसको खेतों से लेकर अनाज को लेकर आना, ये काम शुरू हो पाना 6 महीने और 7 महीने में संभव नहीं है, साल भर में संभव नहीं। और इसलिए कल ईयू की बैठक के बाद ईयू के नेताओं ने और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, फूड की क्राइसिस या फूड की शॉर्टेजेस रियल हैं, वास्तविक हैं, और इससे दुनिया को निपटना होगा। इसमें ज़्यादा बड़ा असर यूक्रेन के कारण है, क्योंकि यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन से आने वाला अनाज जो अफ्रीका के देशों में जाता था, उसकी आपूर्ति बुरी तरह टूट गई है। सर, दुनिया के किस हिस्से में ये संकट सबसे ज़्यादा गहरा सकता है? मतलब अगर वो उन पोर्ट से किन देशों में सबसे ज़्यादा राशन जाता था? शुभ, सबसे ज़्यादा जैसे एक कंट्री है लेबनान, 50% डिपेंडेंसी लेबनान की यूक्रेन के और इस ब्लैक सी के माध्यम से आने वाले गेहूं पर थी, और अचानक लेबनान में अनाज की आपूर्ति नहीं है। यमन, सीरिया, ट्यूनीशिया, जो जिनकी पूरी ब्रेड, जिनकी पूरी ज़रूरत इस पर निर्भर थी, रशिया और इसके एरिया के ऊपर। इसलिए अफ्रीका के देशों में, जहाँ पहले से ही कुपोषण है, जहाँ पहले से ही गरीबी है, जहाँ पहले से ही अनाज की कमी है, इन इलाकों में सबसे पहला अनाज का असर हमें सीधे दिखाई देगा इन क्षेत्रों में। यूरोप के देशों में भी बार्ली और बाकी चीज़ों की सप्लाई, सनफ्लावर ऑयल इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी सप्लाई यूरोप के देशों को प्रभावित होगी, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर रूस और यूक्रेन को यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। उस एरिया का से ही सारी चीज़, लेकिन यूरोप के देशों के पास भंडार हैं, यूरोप के देशों के पास कनाडा और बाकी देशों से आयात की क्षमता है, पर अफ्रीका के देश जो कि पूरी तरह निर्भर थे रूस और यूक्रेन की आपूर्तियों पर, और इसलिए चाहे आप FAO की रिपोर्ट देखिए, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट देखिए, या दुनिया की जो भी एजेंसियां भुखमरी से और अनाज की कमी को लेकर लगातार अध्ययन करती रहती हैं, उन सब ने इस युद्ध के नतीजे के तौर पर अनाज के संकट और भुखमरी बढ़ने की और कुछ इलाकों में भुखमरी आने की चेतावनियां जाहिर करना शुरू कर दिया। और ये चार्ट्स में आप देख सकते हैं, मक्का हो, गेहूं हो, सबकी कीमतें इसी वजह से बढ़ रही हैं, क्योंकि मांग आपूर्ति में, आपूर्ति जब कम होगी और मांग तो उतनी रहेगी, भूख तो लोगों को उतनी ही लगेगी, ज़्यादा लगेगी, तो सीधी सी बात है कि मांग आपूर्ति में जैसे ही ये समीकरण बिगड़ा, संतुलन बिगड़ा, तो कीमतें ऊपर चल गई। सर, क्या भारत जैसे देशों पर भी इसका कोई अप्रत्यक्ष असर दिखेगा? प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर असर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनाज के भंडार भरे हुए हैं। हम अगर आप सकारात्मक दृष्टि से देखें तो भारत के लिए एक बड़ा बाजार खुलता है, खासतौर से अफ्रीकी देशों में और यूरोप के कुछ देशों में, जहां हम अनाज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी संभावना हमें इस साल दिखाई दे रही है। बल्कि भारत की सरकार और राज्य सरकारें तेजी से आगे आई हैं। उन्होंने कहीं मंडी टैक्स कम किए गए हैं, कहीं सरकार ने कहा है कि वो गेहूँ के निर्यात को और ज़्यादा सपोर्ट करेगी। एपीडा जो एजेंसी है वो तेजी से आगे आई। ये उसका एक पहलू है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है भारत के गेहूँ निर्यातकों के लिए। और हमने जब आयात निर्यात पर मनी सेंट्रल में चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो उभरता हुआ क्षेत्र है वो गेहूं और चावल हैं। बाय डिफॉल्ट युद्ध के कारण उनका लाभ भारत को मिलेगा, पर इसका एक नकारात्मक हिस्सा भी है, और वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें हमने रिकॉर्ड लेवल पर देखी हैं, मक्का की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर देखी हैं, पाम ऑयल की कीमतें, सनफ्लावर ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई देखी हैं। इनका असर हमारी भी यहाँ देश में भी कीमतों पर पड़ेगा। तो जो प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनियां हैं, या जो पका हुआ खाना या बाकी सामान जो आता है, जो स्नैक्स का मार्केट है, उस मार्केट की कीमतों में बढ़ोतरी हम लगातार देख रहे हैं। आप चाहे नूडल्स के प्राइसेस देखें, या शुगर से बनी हुई चीज़ों के प्राइसेस देखें, या यहाँ तक कि भारत के स्नैक्स में बहुत बड़ा हिस्सा एडिबल ऑयल का है। भारत के सारे स्नैक्स 90% एडिबल ऑयल से बनते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई और पाम की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, तो उसका असर हमें भारत के लोगों की जेब पर दिखाई देगा। यानी ये गेहूं का संकट या चावल या अनाज का संकट प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ खाने की कमी तो पैदा नहीं करेगा, लेकिन हमारी जिंदगी की, हमारी थाली की, हमारे खाने की लागत को काफ़ी बढ़ा देगा। और ये बात हमें महंगाई के ताजे आंकड़ों में दिखाई पड़ने लगी। बिल्कुल, और अगर इकोनॉमिक सर्वे में अगली बार थालीनॉमिक्स का चार्ट छपेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ हम तेजी देखेंगे। सर, एक राहत की बात तो है कि मानसून इस बार भी आईएमडी ने कहा है कि नॉर्मल रहेगा। हाँ, मानसून को लेकर खबरें अच्छी हैं। और दूसरा राहत की बात मानसून के साथ अनाज भंडारों को लेकर भी है। भारत के अनाज भंडार भी बेहतर स्थिति में, बल्कि बफर नाम से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है कि कम से कम निचले स्तर पर जिन लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराया जाता है, उनके लिए आपूर्ति की समस्या नहीं है। सरकार जो मुफ्त अनाज बांटने वाली स्कीम है, जो कोविड के दौरान शुरू की गई थी, उसे कब तक लागू रखेगी, इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं
नहीं है। नए वित्त वर्ष के पहले तिमाही में हमें इस बारे में पता चलेगा। बिल्कुल। अगली खबर की तरफ बढ़ते, कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी चुनाव के बीच जो 4 महीने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, इसका असर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर हुआ है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक हिसाब किताब लगाया और जिसके बाद ये बताया कि तेल कंपनियों को करीब $2.25 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। रुपए में अगर देखें तो 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान ये है। सर, ये बात हो गई HPCL की, BPCL की, IOL की, जो तेल विपणन कंपनियां हैं। क्या ONGC जैसी कंपनियों पर भी इसका कोई असर दिखेगा? ONGC और ऑयल इंडिया दो हिस्से हैं, 4 कंपनियां बड़ी हैं। एक कंपनियां जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग करती हैं और दूसरा कंपनियां जो ऑयल का एक्सप्लोरेशन करती हैं। रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनियों में मूडीज का जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, 19,000 करोड़ का लॉस हुआ है। और जो हम लगातार कह रहे थे कि ऑयल की अंडर रिकवरीज बहुत बड़ी हैं और यहाँ से हमें संकेत भी मिलता है कि तेल कंपनियों को अगर सरकार छूट देगी तो तेल कंपनियां बहुत बड़ा घाटा रिकवरी करने के लिए मुकाम पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके लॉसेस करीब 1900 रुपए पर बैरल के हिसाब के लॉसेस हैं। मतलब करीब $25 पर बैरल का लॉस उन्हें इस समय हो रहा है मौजूदा इन्वेंट्रीज पे जो उन्होंने पहले बना रखी थी, ये मूडीज की रिपोर्ट कहती है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है जो तेल खोज करने वाली कंपनियां हैं। BPCL और HPCL या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनियों का नुकसान अंडर रिकवरी के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि ये कीमतों में बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा पाई चुनावी दबावों के कारण, और अब वो धीमे धीमे शुरू हो रहा है। IOC और OIL का बड़ा नुकसान रशिया में इन्वेस्टमेंट के कारण हो रहा है। मेरे पास जो आंकड़े उस हिसाब से ONGC की रशियन एसेट्स करीब टोटल जो प्रूवन रिजर्व्स हैं उसमें से 20% के आसपास हैं, और उनके प्रोडक्शन में रशिया का हिस्सा 12% है ONGC के उत्पादन में। और ऑयल इंडिया के उत्पादन में तो रशियन प्रोडक्शन का हिस्सा 31% है और उनके रिजर्व्स में हिस्सा 24% है। भारत की दोनों जो प्रमुख तेल खोज कंपनियां हैं उनका बड़ा निवेश रूस में है। अभी तक हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये कंपनियां उसे कैसे मीट करेंगी, वहां से बाहर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। बड़ा नुकसान यूरोप की कंपनियों को हुआ है। यूरोप की कंपनियों के बड़े निवेश हैं रशिया के तेल बिजनेस में। इन कंपनियों को नुकसान होने की बड़ी आशंका है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो घाटे हैं, ये घाटे वो रिकवर कैसे करेंगी। वहाँ तेल गतिविधियाँ बंद होंगी, वहाँ से निकले हुए तेल को लाने में दिक्कतें होंगी। और इधर G7 और EU27 की बैठक से ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर अब रूस को हर तरह से अलग थलग कर रहा है एनर्जी सप्लाईज के माध्यम से भी। तो भारत पर भी ये दबाव होगा कि वो अपना पक्ष चुने कि उसे कहाँ खड़े होना होगा। तो ये दूसरा नुकसान जो होगा वो उन तेल कंपनियों को होगा जो तेल खोज कर रही हैं। सर, नुकसान की बात हो गई, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई के लिए 2 वजह दिखाई देती हैं। अगर ये नुकसान बजट में रिफ्लेक्ट हुआ है, इनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हुआ अगली तिमाही में, तो इन तेल कंपनियों से मिलने वाला लाभांश सरकार को कम हो सकता है, जो सरकार के बजट के लिए एक नेगेटिव खबर है। क्योंकि ONGC और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां सरकार की सबसे बड़ा सोर्स है डिविडेंड के मामले में। नॉन टैक्स रेवेन्यू इन्हीं से आता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इन पर ये दबाव भी बनाएं या ये कहें भी, या सरकारें इन पर दबाव बनाएं कि अपने क्रूड ऑयल की कीमतें कम करें, तो रूस से वाला जो क्रूड खरीदा भी जा रहा है किसी कूटनीतिक कारणों से, उसके बदले इन कंपनियों के लॉसेस काफी होने वाले हैं रूस में इन्वेस्टमेंट पे और एसेट इन्वेस्टमेंट्स पे। ये महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। तो तेल सेक्टर के शुभम दोनों हिस्से, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यानी खोज करने वाली और रिफाइन करके बेचने वाली, दोनों हिस्से एकदम पूरी तरह लड़खड़ा गए हैं। एक के पास 19,000 करोड़ के घाटे हैं, एक की 25% एसेट्स रशिया में इन्वेस्टमेंट फंस गया है। बिल्कुल। चलिए, सरकारी कंपनियों की बात तो हो गई, लेकिन तेल की रोशनी में निजी कंपनियों का भी दर्द समझ लेना जरूरी है। खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने पेट्रोल पंप बंद करने पर विचार कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सरकारी कंपनियों को तो ये पता था कि ठीक है, उनकी अंडर रिकवरी के पीछे सरकार खड़ी है, लेकिन निजी कंपनियों के पास तो ऐसा कुछ था नहीं। तो माना यह जा रहा है सर कि इस घाटे की वजह से रिलायंस 2008 की तरह, जैसे उस समय उसने सैकड़ों पेट्रोल पंप अपने बंद किए थे, दोबारा ऐसा हो सकता है कि रिलायंस को अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़े। आपको नहीं लगता सर ये गलत संदेश है? हम एक तरफ बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल डीरेगुलेट है, फिर हम कीमतें नहीं बढ़ने देते हैं। एक तरफ आप कंपनी से कहते हैं जाइए तेल बेचिए, कंपनी बेचे कैसे तेल?
शुभम, ये भारत की पेट्रोलियम नीति की सबसे बड़ी विसंगति है और ये दुर्भाग्य है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि बाजार कीमतें बाजार के हवाले हैं, दूसरी तरफ सरकारें कीमतें दरअसल चुनाव के हवाले हैं, सरकारों के अपनी राजनीतिक वरीयताओं के हवाले हैं। यहाँ हम वापस उस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं कि जो पिछले 3-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में भारत में ऑयल सेक्टर की मार्केटिंग को प्राइवेटाइज करने, डीरेगुलेट करने और नया निवेश मंगाने का जो पूरा सुधार किया गया था वो पटरी से उतरता दिख रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम अपस्ट्रीम सेक्टर पर या जो तेल खोज कंपनियों की स्थिति उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, मनी सेंट्रल में हम बता चुके हैं कि भारत की तेल आत्मनिर्भरता की सारी उम्मीदें कैसे ध्वस्त हो गई पिछले सालों में। ना तो नई कंपनियां भारत में तेल खोज के लिए निवेश करने आई, ना ONGC और ऑयल इंडिया ने अपने बड़े निवेश करके उत्पादन बढ़ाया। यहाँ एक सुधार शुरू हुआ था और वो काफी महत्वपूर्ण सुधार था जो इसी सरकार में आया था। सुधार ये था कि भारत में निजी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया था, पेट्रोलियम की मार्केटिंग में उन्हें उतरने का मौका दिया गया था और यह कहा गया था और उसे माना गया था कि भारत में पेट्रोलियम की मार्केटिंग में सरकारी कंपनियों का प्रभुत्व तोड़ने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम था। और वो बड़ा कदम इसलिए था शुभम कि इससे पहले तक जिन कंपनियों को ऑयल मार्केटिंग की इजाजत दी जाती थी इंडिया में, उनके लिए रिफाइनरी लगाना या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना मस्ट था, उनके लिए शर्त थी कि वही कंपनी से रिलायंस या एस्सार अगर भारत में पेट्रोल पंप चलाकर पेट्रोल या डीजल बेच रही है तो उसके पीछे उन्हें रिफाइनरी खड़ी है, उनकी इस शर्त पर उन्हें मार्केटिंग में आने की इजाजत दी गई थी। पर जो नई नीति आई थी उसमें सरकार ने यह सुविधा दी थी कि आप रिफाइनरी ना भी लगाएं, आप सीधे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करके अपने नेटवर्क से उसको बेचना शुरू करें या भारत की कंपनियों से ही तेल खरीद कर उसे बेचना शुरू करें। इसे बहुत बड़ा रिफॉर्म माना गया था और करीब 15-16 कंपनियों ने इसके लिए एप्लीकेशन भी दी थी। अब जो प्राइस का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, जो डिफरेंस आ गया, उसमें 19,000 करोड़ का लॉस ये कंपनियां, सरकारी कंपनियों के सामने दिखाई दे रहा है हमारा। इतना लॉस तो भारत में कोई ऑयल कंपनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी अगर प्राइस में रेगुलेशन होगा। और इसलिए वो जो प्राइवेटाइजेशन है, जहां हम सोच रहे थे कि अगले कुछ सालों में तेल क्षेत्र में कम से कम सरकारी कंपनियों की मोनोपोली खत्म होगी, हमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होंगी, कंपनियां थोड़ा लॉस उठाएंगी, स्टार्टअप मॉडल आएगा, सस्ता पेट्रोल डीजल देने की शुरुआत होगी, लोगों को प्रतिस्पर्धा अच्छी दिखाई देगी, उसकी उम्मीद अब टूटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सर, पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात क्योंकि हो रही है, बीते 4 दिनों में 3 बार कीमतें बढ़ गई। केवल एक कल का दिन गैप हुआ, उसमें गैस महंगी हो गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। हमने अभी अपनी रिपोर्ट में देखा कि गेहूं, मक्का, उससे फूड महंगा हो रहा है, स्टील महंगा हो रहा है। ये अभी हमने 2 दिन पहले अपनी मनी सेंट्रल में जाना, तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हमारे सामने हैं, हमारे टेबल पर हैं, जो बताते हैं कि महंगाई चारों तरफ से बढ़ रही है। लेकिन सर, जो महंगाई बताने वाली एजेंसी है RBI, उसे ये महंगाई क्यों नहीं दिख रही है? रिजर्व बैंक को कभी कभी सरकारी एजेंसियां वास्तविकता स्वीकार नहीं करती और उससे वास्तविकता बदल नहीं जाती। अगर आप आंख बंद करके बैठ जाएं तूफान में और कह दें कि नहीं आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम इस ऐसी खबरें पढ़ रहे हैं कि रिजर्व बैंक को अब इस पर दबाव है कि उसे अपना महंगाई का आंकड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, 6 से 7% और 7.5% तक ले जाना पड़ेगा। प्रश्न हो सकता है कि आखिर रिजर्व बैंक या सरकारें महंगाई की वास्तविकता को स्वीकार क्यों नहीं करती? जो हमें दिख रही है, हमें महसूस हो रही है, सरकारों को भी महसूस हो रही है। हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है, हमें सारे फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही, हमें ईंधन, जो भी ईंधन है, पाइप्ड ईंधन है या फ्यूल है, उनमें बढ़ोतरी दिख रही। शायद उसकी वजह यह है कि सरकारें अपने बनाए हुए व्यवस्था में इतनी बुरी तरह फंसी हुई हैं कि जैसे ही रिजर्व बैंक ने यह कहा कि महंगाई में बढ़ोतरी हुई, वैसे ही अगला सवाल रिजर्व बैंक के पास ये होगा कि आप ब्याज दरों में बढ़ोतरी कब कर रहे हैं? अगर महंगाई में बढ़ोतरी तो फिर 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी का इंतजार किस चीज का? और जैसे रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की व्यवस्था की, वैसे ही अगला सवाल होगा कि सरकार के घाटे का क्या होगा? इतना इंटरेस्ट रेट सरकार कहां से देगी? और फिर अगला सवाल ये होगा कि इंडिया की रेटिंग और इंडिया की आर्थिक विकास दर को डाउनग्रेड किया जाए, जो शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं 2% का बड़ा कट तो अंकटाड ने किया है भारत की विकास दर में, और बाकी सारी एजेंसियां कर चुकी। तो इसलिए जहां से ये पूरी बहस शुरू होती है और इसके बाद एक क्रम बनता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक साइकिल का नाम है। एक साइकिल बिगड़ता है तो उसके बाद दूसरा साइकिल बिगड़ता है। वो साइकिल दिख रहा है बिगड़ता हुआ, केवल उसको स्वीकार ना करने के लिए रिजर्व बैंक पीठ घुमाकर वास्तविकता से अलग बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है। लेकिन वो कब तक? आप एक पॉलिसी और रिव्यू कर लें अप्रैल में, लेकिन उसके बाद जो बॉन्ड मार्केट और जेब का मार्केट, एक तरफ है हमारी जेब और दूसरा बॉन्ड बाजार, ये दोनों बता चुके हैं कि भारत में महंगाई आ चुकी है मजबूती के साथ और आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। चलिए, बिटकॉइन फिर से चर्चा में है, क्रिप्टो करेंसी फिर से चर्चा में है। सरकार ने
टैक्स में लेकर फाइनेंस बिल को में जो बदलाव करने थे उसके लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है, वो बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन लोग अब ऐसा मान रहे हैं, विशेषज्ञ ऐसा मान रहे हैं बहुत सारे, कि जो ये बलून था क्रिप्टो करेंसी का, इसकी हवा, इसकी गैस अब निकलने लगी है और ये पिचकने लगा है गुब्बारा। क्या है इसका फ्यूचर, अंशुमान जी से समझे, लेकिन उससे पहले देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। क्रिप्टो करेंसी का दौर क्या अपने आखिरी दिन गिन रहा है? आप सोचेंगे कि हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। बात वाजिब है, लेकिन ऐसी कई वजह हैं जिनसे ये आशंका पैदा हो रही है कि शायद क्रिप्टो का सितारा चमक कर टूटने की कगार पर आ गया है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी पिछले 1 साल में बुरी तरह से पिटी है। अपने यहाँ की बात करें तो सरकार भले ही इन्हें अवैध न माने, लेकिन वो नियम कायदे इतने कड़े कर रही है कि लोगों के लिए इन सो कॉल्ड डिजिटल एसेट्स में पैसा लगाना बेईमानी होने लगा है। खैर, भारत की बात बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्रिप्टो में आखिर चल क्या रहा है। अब सबसे मशहूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को ही देख लीजिए। गुजरे 3 महीने में इसके दाम 15% से ज्यादा गिरे हैं। ऐसा तब है जब हाल में इनके दाम रिकवर हुए हैं। गुरुवार को बिटकॉइन $43,000 के करीब था। 3 महीने में इसने 51,987 का हाई छुआ था और ये 33,000 के लो तक चला गया था। आखिर क्रिप्टो की चमक फीकी क्यों होती जा रही है? इसकी एक नहीं, कई वजह हैं। एक तो दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी सरकारों के हलक में अटकी हुई है। क्रिप्टो को बैन करना किसी सरकार के लिए आसान नहीं है, लेकिन कोई सरकार इसे फलने फूलने भी नहीं देना चाहती। ये बात इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे अब समझ आने लगी है। हाँ, रूस यूक्रेन की लड़ाई से दुनिया भर में हाहाकार मचा तो क्रिप्टो को थोड़ा चमकने का मौका जरूर मिल गया। 24 फरवरी से 24 मार्च के बीच बिटकॉइन का दाम 23% चढ़ा है। भले ही दाम में रिकवरी हुई हो, लेकिन ये पिछले साल नवंबर के 68 से $69,000 के लेवल से अभी भी काफी नीचे है। अब इससे अंदाजा लग रहा है कि इन्वेस्टर की दिलचस्पी क्रिप्टो करेंसी में घट रही है। पिछले साल अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो को लेन देन के लिए इस्तेमाल की इजाजत दी थी और इससे क्रिप्टो के बाजार में उम्मीदों की शहनाइयां भी बच गईं। लेकिन बाद में आस टूट गई, क्योंकि सल्वाडोर में भी कोई बड़े सौदे नहीं हुए। अब चलिए फिर से चलते हैं अपने देश। 1-1.5 साल से भारत में क्रिप्टो पर भारी द्वंद तूफान मचा हुआ है। एक्सचेंजों की बाढ़ आ गई, ऊंचे ऊंचे दावे होने लगे। इतने करोड़ निवेशक, कितने अरब का इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंजों की बातें सुने तो चक्कर ही आ जाए। उस पर आप कुछ भी करने जाइए, क्रिप्टो के ऐड आपके पीछे पड़े रहते थे। आरबीआई, सरकार, सब परेशान। सरकार के दिमाग में आइडिया ये आया कि क्रिप्टो के रास्ते में इतने गड्ढे खोद दो कि इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज दोनों ही दुखी हो जाएं। तो क्रिप्टो को मान लिया गया जुआ और ठोक दिया गया 30% टैक्स। अब सरकार फाइनेंस बिल में बदलाव कर क्रिप्टो के कानूनों को और सख्त कर रही है, यानी किसी दूसरे कॉइन में हुए लॉस से सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। इन बदलावों में पेनाल्टी के प्रावधान भी हैं। सरकार की ये तरकीब काम भी आ रही है। भारत में क्रिप्टो की बगिया जैसे सूख सी गई। अब क्रिप्टो के ऐड भी नदारद है और लंबे चौड़े दावे भी। हाल में हुए घाटे से लोग भी उकता गए हैं। 30% टैक्स का पंगा कोई क्यों ले भाई? कभी ऐसा लग रहा था कि शेयर बाजार का पैसा निकलेगा तो क्रिप्टो में जाएगा, लेकिन अब यह थ्योरी भी फर्जी लग रही है। खैर, जो क्रिप्टो कभी लोगों को माला माल बना रहा था, आज उसे लेकर एक अनजान सा डर लोगों में दिखाई दे रहा है। बाकी सरकारों की सख्ती इस धंधे को डुबोने में कारगर साबित होती दिख रही है। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, रिपोर्ट में ये समझ में आ गया कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है। क्या भारत में वाकई इसकी तैयारी जो सरकार कर रही थी वो सफल हुई और अब ये गया? क्रिप्टो को अगर आप ये समझें कि अचानक भारत के पूरे कानूनी स्ट्रक्चर में खासतौर से टैक्सेशन के तरफ से देखें तो ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो कोई अनजाना इंसेक्ट जैसा हो गया, जिसके के आसपास बहुत सारे केमिकल और धुआं छोड़ दिया गया है। इसे मारा नहीं जाएगा, लेकिन इसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाए कि इसका दम घुट जाए और चोक हो जाए। और बार बार उसके पैरेलल रिजर्व बैंक इसे गलत, इसे खराब, अपारदर्शी और बाकी सारी चीजें बता रहा है। तो ये वो क्रिप्टो है जो अभी से 6
महीने या साल भर पहले तक निवेशकों की नूरे नजर थी। हर दूसरा तीसरा आदमी ये बात करता दिखता था कि वो निवेश कर रहा है। टैक्स सिस्टम ने क्रिप्टो पर चौतरफा हमला किया है, एक सीरीज में पूरा हमला किया। इनकम टैक्स डिजिटल एसेट्स पे 30% का हमने जिक्र किया, जो हो गया सबसे टॉप कैटेगरी में, जिसमें आप मान सकते हैं कि लॉटरी सट्टे और जुए को रखा जाता है इस कैटेगरी में। तो एक तरीके से ये संकेत है कि इस गिरावट में जबकि हमको बिटकॉइन टूटता दिख रहा है, मुनाफे की कोई उम्मीद नहीं, उसके बाद आप 30% टैक्स दीजिए। फिर उसके बाद TDS 1% का, अगर आपको गिफ्ट करना है क्रिप्टो को, NFT को, या किसी को ट्रांसफर करना है तो उसको, उसके बाद किसी तरीके के डिडक्शन की छूट नहीं, लॉस सेट ऑफ करने की कोई छूट नहीं, केवल बेसिक एक्सपेंडिचर के अलावा किसी तरह के डिडक्शन की छूट नहीं। और उसके बाद जो क्रिप्टो के टैक्स के GST लगाने की तैयारी ट्रेडिंग पर, जिसकी बातचीत चल रही है, इसके बाद ये पूरा का पूरा कारोबार। और इसके बाद अभी ITR के नए नियम आए हैं जिनमें क्रिप्टो के एसेट्स को डिक्लेयर करना होगा। तो एक तो तरफ ये कि जितने तरीके से क्रिप्टो के निवेश को डिस्करेज किया जाए, हतोत्साहित किया जाए, उसकी पूरी कोशिश। और दूसरी उसके बाद की बात कि लगातार ये बताया जाते रहना चाहिए कि भारत में इसका रेगुलेशन नहीं है, भारत में रेगुलेटेड नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और ये कोई और नहीं, नन अदर देन RBI गवर्नर खुद कह रहे हैं बार बार कि नहीं, क्रिप्टो खतरनाक है, क्रिप्टो में निवेश नहीं करना। इससे संकेत मिलता है कि सरकार ये बार बार पिछले 6 महीने से अलग अलग तरीकों से संकेत दे रही है कि अगर आपने क्रिप्टो में निवेश कर रखा है तो आप वहां से निकल जाइए, क्योंकि इसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है टैक्सेशन का जब फिनांस बिल को मंजूरी के बाद जब टैक्सेशन के पूरे नियम स्पष्ट होंगे, अगले 2-3 महीनों में 4 महीनों में भारत के क्रिप्टो एक्सचेंजेस के भविष्य के बारे में कुछ पता चलेगा। दूसरी एक और बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो बहुत सारी उठापटक हुई रूस यूक्रेन वार के बाद, उसमें क्रिप्टो कहीं पिछड़ गई निवेश आकर्षित करने में। हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट से कमोडिटी मार्केट की तरफ मूव हो गया, या फिर अमेरिका की ट्रेजरीज की तरफ चला गया, जो कि जिनकी की रेटिंग बहुत अच्छी और बहुत चुस्त है, या मजबूत करेंसीज की तरफ चला गया। जिस पैसे का इक्विटी बाजार से निकलकर हम बिटकॉइन की तरफ आता देख रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। जो बात हमारी रिपोर्ट में बताई गई कि दुनिया के देशों के भी गले में फंसी हुई है, वो इसे चलने नहीं देना चाहते, और ना दुनिया के केंद्रीय बैंक को क्रिप्टो की पूरी व्यवस्था पर, प्राइवेट करेंसीज की पूरी व्यवस्था पर भरोसा बनता रहेगा। बिल्कुल, यानी कि फ्यूचर बिली की है, बहुत उज्जवल भविष्य क्रिप्टो का फिलहाल नहीं है। ये थी हमारी आज की पेशकश, मनी सेंट्रल की पेशकश। मुलाकात होगी अब आपसे अगली सोमवार को शाम 7 बजे। उससे पहले मनी सेंट्रल में नहीं, लेकिन इकोनॉमिकम में मुलाकात होगी। सर, वहाँ इस बार क्या खास है? इकोनॉमिकम में हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के बाजारों में कौन सा बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और वो उसकी भूमिका रूस और यूक्रेन के युद्ध ने, उस पर लगे प्रतिबंधों ने, रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को जब्त किए जाने, गोल्ड भंडार को जब्त किए जाने ने बनाई। और इस पूरे सब के बीच चीन कुछ बहुत रहस्यमय काम कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए जानना जरूरी है। और कैसे दुनिया के बाजार में करेंसीज का, कमोडिटीज़ का और इन्वेस्टमेंट की धुरी ही बदल रही है। वो इन्वेस्टमेंट जो इमर्जिंग मार्केट में था वो कहाँ जा रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये शिफ्ट पर हम निगाह रखना और इसे समझना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो हम रविवार को समझेंगे ये चीन कर क्या रहा है, और सोमवार को मनी सेंट्रल के नए संस्करण के साथ मैं आऊँगा अंशुमान जी के साथ। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।